ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर राजेंद्र के धमीजा। नमस्कार। संकट से समाधान का रास्ता तय करने में सूझबूझ की बेहद आवश्यकता होती है। संकल्प, अनुशासन के साथ साथ परिस्थिति के अनुसार लिया गया निर्णय हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। कोरोना संक्रमण के इस दौर में भी हमारे जहन में तमाम तरह के सवाल हैं। हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, कई जगहों को घूमना चाहते हैं, अपने परिवारों के साथ फिर उसी ढंग से छुट्टियां बिताना चाहते हैं, लेकिन यहाँ सूझबूझ बहुत जरूरी है। जहां भी जाएं, ऐसे समय में जाएं। अगर आप बाजार जा रहे हैं तो ध्यान रखें कि जब भीड़ कम होती है बाजार में, तब आप वहां जाएं। अगर आप रिश्तेदारों के साथ गेट टुगेदर बनाने की सोच रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि ज्यादा से ज्यादा लोगों ने वैक्सीन ली है कि नहीं। संभव हो तो सुरक्षित दूरी भी बनाए रखें, क्योंकि अगर आप कोविड नियमों का पालन करेंगे तो देश कोरोना की तीसरी लहर से बचा रह सकता है, समाज खुशहाल रह सकता है और हम सब स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। आज के कार्यक्रम के साथ मैं हूं आनंद श्रीवास्तव और हमारे साथ हैं वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर राजेंद्र के धमीजा। डॉक्टर धमीजा, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आनंद जी। नमस्कार। नमस्ते सर। इससे पहले कि डॉक्टर साहब के साथ हम चर्चा शुरू करें, हम अपने श्रोताओं को बता देना चाहते हैं कि अगर वो भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 011-2331-4444। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-11-5767। डॉक्टर धमीजा, आप मस्तिष्क रोग विशेषज्ञ हैं और जब से कोरोना संक्रमण का दौर शुरू हुआ तब से बच्चों के स्कूल बंद हो गए, बच्चे घर पे ही ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। बहुत सारे अभिभावकों को ये शिकायत रही कि उनके बच्चे का मानसिक विकास कहीं न कहीं रुक गया। जो स्कूल आने जाने से, दोस्तों के साथ मिलने से, क्लासरूम में पढ़ाई होने से उनका बौद्धिक और मानसिक विकास होता, वो कहीं न कहीं ठहर गया है। कोरोना के साथ जब जिंदगी वापस पटरी पर लौटने लगी है तो बहुत सारे राज्यों में स्कूल खुल गए हैं। अब अभिभावकों की चिंता ये है कि क्या उनका बच्चा पूरे समय कोविड नियमों का ठीक ढंग से पालन करेगा। अगर नहीं करेगा तो वो संक्रमित हो जाएगा, संक्रमित हो गया फिर क्या होगा। ऐसे तमाम सवाल अभिभावकों के जहन में हैं। क्या कहेंगे आप इस पर? बिल्कुल ठीक कहा आनंद जी। पिछले तकरीबन 1.25 साल से हम ये देख रहे हैं कि बच्चों की एक्टिविटीज, चाहे वो प्ले ग्राउंड्स की हों, चाहे वो स्कूल्स की हों, चाहे एजुकेशनल एक्टिविटीज हों, सभी ठहर सी गई थी। और अब धीरे धीरे जैसे जैसे स्कूल खुल रहे हैं, इन पर्सन बच्चों का जो स्कूल में जाना शुरू हुआ है, वो एक बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। और काफी स्टेट्स में, काफी राज्यों में अभी ये स्कूल्स खुल रहे हैं और बाकी राज्यों में भी खुलने वाले हैं। बच्चों का मानसिक विकास के साथ साथ जो है शारीरिक विकास और ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए उनकी स्कूलिंग का बहुत बड़ा योगदान रहता है। और टोटल डेवलपमेंट में हम ये देखते हैं कि बच्चे जो हैं स्कूल में जब जाते हैं तो न केवल टीचर्स, पीयर्स और फ्रेंड्स के साथ, बल्कि और भी लर्निंग जो है उनकी होती है और वो बहुत आवश्यक है। इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि बच्चे बंद थे अपने घरों में काफी समय से, तो उसका जो मानसिक जो इफेक्ट हुआ है, जो प्रभाव पड़ा है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और बहुत सारे बच्चों को हमने देखा है कि सोशल आइसोलेशन के तहत काफी कुछ उनमें चिड़चिड़ा स्वभाव होना या ज्यादा समय स्क्रीन पर बिताना, ये अभी जो सिम्टम्स हम देख रहे हैं उसके प्रभाव की वजह से वो भी ध्यान देने योग्य है। इसके साथ साथ हमें ये भी लगता है कि बहुत सारे राज्यों में, बहुत सारे जिलों में, बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्रों में वो ऑनलाइन की सुविधा उतनी अच्छी नहीं हो पाई, उतनी एक्सेस टू टेक्नोलॉजी नहीं रही होगी जितनी बड़े शहरों में या बड़े लोगों में या बड़े घरों के लोगों में रही होगी। तो गैप जो रहा, जो बच्चों के बीच में हैव्स और हैव नॉट का, वो ज्यादा बढ़ गया जी। और इसकी वजह से भी बहुत सरकार ने सोचा कि अब समय आ गया है जब बच्चों के लिए बहुत आवश्यक है कि स्कूल को धीरे धीरे स्टैगरिंग करके कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करते हुए ये नियमों का अनुशासित रह के जो है स्कूल खोले जा रहे हैं। और सभी टीचर्स वैक्सीनेट हो चुके हैं, सभी स्टाफ वैक्सीनेट हो चुका है और बच्चों के भी वैक्सीनेशन हम देख रहे हैं कुछ ही सप्ताह में या महीने में शुरू हो सकती है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये
मेरे को लगता है कि बहुत अच्छा कदम है। बहुत सारे बच्चों को मिड डे मील भी जो है मिलता था स्कूलों में, और वो भी सुविधा जो है नहीं मिल पाई काफी समय से बच्चों को, तो शारीरिक विकास में भी उनकी बाधा रही होगी। तो अब धीरे धीरे जो है ये सब चीजें जो है व्यवस्थित होंगी, जी और मुझे विश्वास है कि बच्चों को इसका लाभ मिलेगा। जी। डॉक्टर धमीजा, आज आईसीएमआर और जैव प्रौद्योगिकी मंत्रालय की तरफ से एक वक्तव्य आया जिसमें ये कहा गया है कि वैक्सीन मिक्स यानी अलग अलग वैक्सीन की 2 डोज लगाने के बारे में जो रिसर्च हो रही है उसके डेटा अभी इस स्तर के नहीं आए हैं कि उस पर कोई सटीक निर्णय कायम किया जा सके। क्या कहेंगे आप इस पर? ये बिल्कुल ठीक है, और कोविड-19 जब से आया है तब से हम इसके बारे में सीख ही रहे हैं। बहुत सारी चीजें जो है रिसर्च चल रही हैं, और आने वाले समय में हमें और भी ज्ञान प्राप्त होगा। और आज की स्थिति में मिक्स एंड मैच करना एविडेंस बेस अभी नहीं है। कुछ जगह पे इस पे शोध जारी है, और आने वाले समय में जो है इसका हम पूर्णतः पता कर पाएंगे कि इसका क्या प्रभाव रहेगा। लेकिन आनंद जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वैक्सीनेशन जो है हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। मिक्स एंड मैच कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। वैक्सीन की दोनों डोजेज लगाना जो अवेलेबल है उसमें बाधा नहीं होनी चाहिए, वो बहुत जरूरी है। और कल की अगर हम बात करें जी तो 64,51,423 लोगों को कल वैक्सीन लगी, और टोटल जो है 76,57,17,137 लोगों को डोजेज लग चुकी हैं, जिसमें तकरीबन 20% हमारी आबादी ऐसी है जिनको दोनों डोजेज लग चुकी हैं, और 7% से ज्यादा 62 के आसपास हमारी जो है आबादी को एक जो है डोज लग चुकी है। ये तब हम पॉसिबल हो पाया जब सरकार के प्रयासों से वर्ल्ड का लार्जेस्ट वैक्सीनेशन अभियान सरकार ने चलाया है। लेकिन हमें ये भी याद रखना होगा कि अभी भी कोरोना की सेकेंड लहर बिल्कुल पूर्णतया खत्म नहीं हुई है। कल ही 30,570 से के आसपास नए केसेस आए हैं, और 431 केसेस की लोगों की डेथ भी हुई है। सो एक एक डेथ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें ये रोकना है, और उसका एक ही तरीका है कि हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और वैक्सीनेशन दोनों का जो है संयम से पालन करना है, और लगवानी है वैक्सीन, और साथ साथ जो है अनुशासित तरीके से रहना है कोविड से बचने के लिए और तीसरी लहर से बचने के लिए। आज की तारीख में हम कहते हैं कि तीसरी लहर नहीं है, लेकिन अगर थोड़ी सी भी ढिलाई हुई लोगों के व्यवहार में, ह्यूमन बिहेवियर में लोगों के, तो आचरण में, तो फिर थर्ड जो लहर है या थर्ड वेव जो है वो भी आ सकती है। तो इन सब से बचने के लिए रिस्पॉन्सिबल ट्रैवल है, या आप अनुशासित तरीके से जिम्मेवारी से ट्रैवल करें, वहां जहां बहुत जरूरी है वहीं जाएं, अनुशासित तरीके से त्योहार मनाएं, जिसको हम रिस्पॉन्सिबल फेस्टिविटी बोलते हैं, उनका भी आनंद उठाएं, लेकिन अनुशासन में रहकर अगर ये हम सब करेंगे तो आने वाले 2 महीने जो है अक्टूबर और नवंबर बहुत ज्यादा क्रूशियल हैं, और उस समय पर हमें आगे से सतर्क रहना है, और जितना हम गेन प्राप्त कर पाए हैं कंट्रोल करने में, उसको मेंटेन करने के लिए और भी अच्छा करने के लिए हमें ये कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल के तहत जारी रखना है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगे, ताकि तभी हम कोरोना की तीसरी लहर से बच पाएंगे। अभी तक हम सेकेंड लहर की अंतिम पड़ाव में हैं, लेकिन अभी तक पूर्णतया जो है सेकेंड लहर दूसरी लहर से वापस नहीं आए हैं, पूर्णतया ठीक नहीं हुए हैं। अभी भी केरला में आपने देखा होगा कल 17,681 जो है वहां पे नए केसेज आए हैं, और 200 के आसपास वहां पे डेथ्स भी हुई हैं, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो कर्नाटका हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो, चाहे वो वेस्ट बंगाल हो। इन सब स्टेट में केसेज आ रहे हैं, और अभी हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। इससे पहले कि कार्यक्रम में हम पहले कॉलर के साथ जुड़े, डॉक्टर धमीजा, दिल्ली सरकार ने आज एक निर्णय लिया है कि कल से दिल्ली में प्रदर्शनी और मेले लगाने की छूट मिलेगी। हमने देखा लॉकडाउन में सड़कें खाली हो गई थीं, घर की चारदीवारी ही हम सब के लिए लक्ष्मण रेखा बन गई थी। लेकिन जब धीरे धीरे लॉकडाउन से छूट मिलनी शुरू हुई तो फिर से व्यवसाय शुरू हो गए और जीवन पटरी पर लौटने लगा। आपने बात कही अनुशासन की, आपने बात कही संयम की, आपने बात कही कि इन दोनों के सहारे ही हम तीसरी लहर से बच सकते हैं। जब प्रदर्शनी लगाने की छूट मिल रही है, मेलों का आयोजन होगा, ऐसे में जो श्रोता सुन रहे हैं, जो दिल्ली वासी हैं, उन्हें किन बातों का ध्यान रखने की जरूरत है ताकि दिल्ली में मामले न बढ़ें? दिल्ली में धीरे धीरे जो है इकोनॉमी को देखते हुए सब सहूलतें या छूट दिए जा रही हैं, लेकिन हमें ये देखना है कि कोविड से बचने के लिए हमें अननेसेसरी बाहर नहीं निकलना है, चाहे वो एग्जीबिशन हो,
चाहे वो मेले हों, चाहे वो फेस्टिवल एक्टिविटीज हों, तो पूर्णतया अनुशासित रहें। अगर जाना बहुत जरूरी है तो ऐसे समय पर जाएं जहां पर जिस समय पर भीड़ कम हो, या स्टैगरिंग करके जाएं, और अगर हो सकता हो तो भीड़ से बचें, क्योंकि वायरस कोविड-19 का वायरस जो सार्स कोरोना वायरस है, वो भीड़ को मैग्नेट की तरह जो है चिपकता है, और ये भीड़ इकट्ठा करना, लोगों का समूह इकट्ठा करना, वायरस को ये अपॉर्चुनिटी देना है कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्फेक्ट कर पाए, और उससे म्यूटेशन के भी चांसेस रहेंगे, नए वेरिएंट भी आ सकते हैं, और जो हमारे नंबर्स भी बढ़ सकते हैं। सो इन चीजों को ध्यान रखते हुए हमें पूर्णतया दूरी बना के रखनी है लोगों से, सामाजिक दूरी, फिजिकल डिस्टेंसिंग जिसको हम बोलते हैं, पूर्णतया रेस्पिरेटरी हाइजीन और हैंड हाइजीन का ख्याल रखना है, और हमेशा मास्क को अच्छे तरीके से लगा कर रखना है ताकि हम वायरस को अपने से दूर रख पाएं और तीसरी लहर से बच पाएं। जी, महाराष्ट्र के ठाणे से गुरुनाथ जी जुड़ गए हैं। गुरुनाथ जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। सर जी नमस्ते। नमस्ते सर, मेरा सवाल है, अभी एक केरल में 68% एक्टिव पेशेंट है सर, और महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, सर एक ही राज्य में 1,99,000 अभी एक्टिव पेशेंट है, और इधर 50,000 समझो महाराष्ट्र में जी। सर, क्या और भागों में क्या हम इसे नियंत्रित करने में पूरी तरह कामयाब हो चुके हैं, और आगे चल के हम यही स्थिति देख सकते हैं क्या? जी डॉक्टर धमीजा, बढ़िया आकलन है इनका। बहुत अच्छा आकलन है। मैं इनको बताना चाहता हूँ कि ये बड़े सजग श्रोता हैं, और हमें खुशी होती है ऐसे श्रोताओं के बारे में या इनसे बातचीत करके और इंटरेक्शन से। टोटल एक्टिव केसेस की हम बात करें देश में तो 3,42,923 केसेस थे कल, मैं आंकड़े आज सुबह 8 बजे के बता रहा हूँ, और जिनमें केरला, जिसने बिल्कुल इन्होंने जिक्र किया, केरला के काफी ज्यादा नंबर्स हैं एक्टिव केसेस के, 1,91,000 के आसपास जो इन्होंने बताया है, और 52,000 महाराष्ट्र में भी हैं। तो इन 4-5 स्टेट्स में अगर हम देखें तो नंबर्स अभी भी पूर्णतया डाउन नहीं आए हैं। हालांकि केरला में ट्रेंड नीचे आ रहा है, और हमें लगता है कि वहाँ पीक अब पहुंच चुकी है, और अब आगे से नंबर जो हैं आने वाले कुछ दिनों में और भी कम होंगे, क्योंकि उनका त्योहार जो ओणम जो है वो जा चुका है सितंबर के फर्स्ट वीक में। तो ऑब्वियसली अब आने वाले दिनों में केरला के नंबर्स भी कम आएंगे। लेकिन जो चिंता का विषय वो ये है कि मिजोरम में भी नंबर जो हैं अभी बढ़े हैं, और 1,402 केसेस आने वहाँ पे कल की तारीख में काफी ज्यादा है। तो एक स्टेट ऐसा है जो नॉर्थ ईस्ट में है, और 2-3 स्टेट जो है और साउथ में है, जिनके नंबर अलार्मिंग है, चिंताजनक है, और हमें ये सजग करते हैं कि हम सावधान रहें, और वहाँ के लोगों को भी सावधानी बरतने की सलाह दें, और जितनी जल्दी हो सकती है उतना जल्दी वैक्सीन लगवाएं। बिल्कुल। लोनी से मोहम्मद यामीन जी जुड़ गए हैं। यामीन जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। नमस्ते। डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। नमस्कार। सर, मैं ये जानना चाह रहा था, जैसे कि आजकल लोग मास्क बिल्कुल नहीं लगा रहे हैं, उचित दूरी नहीं रख रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि इससे हम कितने इसकी चपेट में आ सकते हैं इन्फेक्शन, और एक बूस्टर डोज के बारे में थोड़ा बताएं, ये क्या हुआ है। भीड़ भाड़ और मास्क न लगाने पर हम इस कार्यक्रम में चर्चा कर चुके हैं। इनका एक सवाल काफी अहम है डॉक्टर धमीजा। बूस्टर डोज को लेकर कई चर्चाएं हो रही हैं। जो एक स्वास्थ्य जर्नल है लैंसेट, उसने भी बूस्टर डोज के बारे में एक आलेख छापा है। क्या है उसकी रिसर्च की रिपोर्ट, और बूस्टर डोज पर आपकी क्या राय है? बहुत ही अहम सवाल पूछा है इन्होंने, और इसकी चर्चा न केवल भारत में चल रही है बल्कि बहुत सारे देशों में इस पर जो विचार भी किया जा रहा है, और कुछ देशों में इसमें उन्होंने पहल भी की है जी। लेकिन अभी तक का जो साइंस का जो एविडेंस हमें बताता है वो यही है कि पहले हम अपनी आबादी को, अपनी जनसंख्या को दोनों डोजेज लगा लें, वो बहुत महत्वपूर्ण है। प्रायोरिटी इस समय यही है कि जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम प्रोटेक्ट कर पाए वैक्सीनेशन से, उतना ही इम्पोर्टेंट है। बूस्टर डोज की बात जो है उसके बाद आएगी, जब हम सब लोगों को वैक्सीन लगा चुके होंगे। बूस्टर का अभी तक जो आंकलन किया गया है रिसर्च का, वो अभी इतना इनफ एविडेंस नहीं है, इतना पूर्ण एविडेंस नहीं है कि हम इस पे हम आगे सरकार की तरफ से या कोई और पहल हो। अभी प्राथमिकता यही है सरकार की, और सब लोगों का ये कर्तव्य भी बनता है कि हम जितने से ज्यादा लोगों को हम जो है टीका लगा सकें, उतना ही हमारे लिए अच्छा है। और उसके बाद अगर सब लोगों को जब वैक्सीनेशन हो जाएगी, उसके बाद फिर बूस्टर डोज भी लगेगी, और बूस्टर डोज पे विचार भी होगा। बिल्कुल।
फरीदाबाद से अनवर बिहारी जी जुड़ गए हैं। अनवर जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्ते। मैं अनवर बिहारी बोल रहा हूँ फरीदाबाद हरियाणा से। जी। मैं डॉक्टर साहब को नमस्कार करता हूँ। नमस्कार अनवर जी। सर, मेरा प्रश्न ये है जी कि देश की आधी से अधिक आबादी जो है उसको कोरोना वायरस का टीका लग चुका है जी और काफी तेजी से टीका लगने का काम चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी देश के बहुत सारे हिस्से जो हैं वहाँ हालात अच्छे नहीं है, जैसे केरल और महाराष्ट्र। इसमें बहुत तेजी के साथ केसेस निकल रहे हैं। तो क्या कारण है कि एक तरफ लोगों को वैक्सीन भी लगाई जा रही है और दूसरी तरफ केसेस भी बहुत ज्यादा निकल रहे हैं? एक प्रश्न तो मेरा ये है सर, और दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि तीसरी लहर भी दस्तक देने जा रही है, तो अब तीसरी लहर अगर आ गई तो हम लोग इससे किस तरह से निपटेंगे? ये दो सवाल हैं हमारे। तीसरी लहर से निपटने के बारे में डॉक्टर धमीजा ने विस्तार से कई प्रश्नों के जवाब में इस कार्यक्रम में चर्चा की है। इनका जो पहला सवाल है डॉक्टर धमीजा की, टीकाकरण की रफ्तार तेज होने के बावजूद कुछ राज्यों में लगातार मामले बढ़ रहे हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक है, और मामले बढ़ रहे थे, चाहे वो केरल हो या महाराष्ट्र हो, लेकिन हाल ही के कुछ दिनों में हम देख रहे हैं, पिछले कुछ दिनों में, कि वहाँ पर भी संख्या कम हुई है। जी। और कल जो केरला में नए केसेस आए हैं वो 17,000 के आसपास नए आए हैं, और एक्टिव केसेस भी उनके कम हुए हैं, और 8,000 जो उनके मरीज हैं वो कम एक्टिव केसेज हुए हैं जो ठीक होकर अपने घर गए हैं। जी। और इनकी संख्या में लगातार कमी आ रही है, और पेशेंट्स जो हैं, जो मरीज जो हैं हॉस्पिटल से घर जा रहे हैं, उनकी संख्या में वृद्धि हुई है। 25,000 पेशेंट जो हैं वो कल जो हैं अपने घर गए, और 17,000 नए पेशेंट आए। तो आपको ये देखना होगा कि जो ठीक होने वाले लोगों की संख्या है वो ज्यादा है और नए केसेज की संख्या कम है। तो वैक्सीनेशन एक इम्पॉर्टेंट टूल है, और यही एक हमारे पास हथियार है जिससे हम कोविड-19 से लड़कर उस पर विजय प्राप्त करेंगे। और जिन भी प्रदेशों की इन्होंने जिक्र किया उनमें जरूर जो है पेशेंट्स ज्यादा थे या नए केसेस ज्यादा थे, लेकिन अब लगातार संख्या घट रही है, और ये वैक्सीनेशन का ही परिणाम है, चाहे वो केरला हो चाहे वो महाराष्ट्र हो। और जो ग्राफ है, जो ट्रेजेक्ट्री है पेंडेमिक की, वो नीचे की तरफ है। और केरला की अगर खास बात करें तो वहाँ पे जो पहली लहर में काफी कम प्रभाव देखा गया था लोगों पर। सीरो पॉजिटिविटी रेट वहाँ का जो अभी जो लेटेस्ट जो हमारे पास डाटा आया था वो 40% के आसपास था, बाकी जगह पे 67-70% था। वहाँ के लोगों की डेंसिटी भी ज्यादा अच्छी है, ज्यादा है, तो इसलिए वहाँ पे थोड़ा सा इसका प्रभाव देखने को मिला। लेकिन अब वो स्थिति नियंत्रण में है, और केसेस जो है लगातार डाउनवर्ड ट्रेंड की तरफ है। जी, और ये बात भी हमेशा ध्यान रखिए कि कोविड टीका लेने का ये मतलब नहीं है कि आप संक्रमित नहीं होंगे, उसके बावजूद आपको कोविड नियमों का पालन लगातार करते रहना है। बलरामपुर से रिंकी तिवारी जी जुड़ गई हैं। रिंकी जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। मदद के लिए आनंद सर बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद सर नमस्कार। नमस्ते। और आपके साथ ईश्वर हैं, उन्हें भी मेरा सादर नमस्कार। जी सर, और मेरा क्वेश्चन है कि जिस तरह केरल में बच्चों पे जो ये वायरस है वो बढ़ रहा है, हमने जैसे सुना समाचार में भी हर जगह पे जी। तो सर जो ये वायरस है ये बच्चों पे बढ़ रहा है, तो बच्चे से स्कूल भी खुल चुके हैं यूपी में भी, हर कंट्रीज में, या हम मान सकते हैं यूपी के स्टेट में। तो सर ऐसे मतलब इस वक्त बच्चे पे मतलब सावधानियां क्या क्या बरते जो बच्चे हैं खासकर? धन्यवाद। डॉक्टर धमीजा, पिछले 2-3 दिन से खबर आई कि पश्चिम बंगाल में कुछ बच्चे फ्लू जैसी समस्या से बड़ी तादाद में परेशान हुए। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में भी बड़ी तादाद में बच्चे डेंगू जैसी समस्या से परेशान हो रहे हैं। केरल में भी इस तरह की खबर है। तो क्या ये वायरल फ्लू है, डेंगू है, या फिर ये कोरोना के शुरुआती लक्षण है? इसको लेकर रिंकी जी जैसी श्रोताओं के जहन में ये सवाल है कि क्या जो बात कही जा रही थी कि कोरोना की तीसरी लहर बच्चों को प्रभावित करेगी, ये उसके आरंभिक दिन है? आनंद जी, देखिए, ये बच्चों में बिल्कुल ये सीजन रहता है वायरल फीवर का या डेंगू का। ये फ्लू का सीजन है, और इसमें फ्लू केसेस हमेशा से ज्यादा आते हैं। और हम बार बार पिछले 1.25 साल से यही लोगों को बता रहे हैं कि फ्लू में और कोरोना के लक्षण में क्या डिफरेंस है। अगर आपको पहले बुखार आता है, सूखी खांसी है, या सांस लेने में दिक्कत है, या आप में सूंघने की शक्ति की कमी हुई है, तो ये कोरोना के लक्षण हो सकते हैं। जबकि नाक बहना है, या आपका गला खराब है और बुखार नहीं है, खांसी नहीं है, और तो ये जो
पेशेंट्स हैं ज्यादातर फ्लू के होते हैं, और सीजनल फ्लू जो है ये आने वाले महीनों में और भी ज्यादा हो सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कोरोना के लक्षण नहीं है, और ये नहीं कह सकते हैं कि ये तीसरी लहर के शुरुआती लक्षण है। लेकिन आगे देखना होगा कि जैसे जैसे स्कूल खुलते हैं, कोशिश यही है कि सभी स्टाफ को वैक्सीनेट किया जाए, पूरी तरह से कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर रखा जाए जी। चाहे वो टीचर्स हों चाहे वो स्टूडेंट्स हों, और स्टूडेंट्स को स्टैगर वे में बुलाया जाए, ताकि किसी क्लास के बच्चों को मंडे को बुलाया या किसी को ट्यूसडे को बुलाया, किसी को वेडनेसडे को बुलाया है। तो ये सब तरीके सरकार ने और एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी तरह से पूरी तैयारी की है कि स्कूल ओपनिंग के साथ साथ अगर अपसर्ज को दिखने को मिलता है तो फिर उसको हैंडल करने के लिए सरकार की तैयारी भी है। बिल्कुल। बड़ौद से महेश शर्मा जी जुड़ गए हैं। महेश जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार जी। नमस्ते। आपका प्रोग्राम जो है ज्ञानवर्धक और जानकारी से भरपूर है। शुक्रिया महेश जी। अपना सवाल पूछिए। महेश जी से हमारा संपर्क टूट गया है। बढ़ते हैं कार्यक्रम में अगले कॉलर की तरफ। राजेंद्र जी जुड़ गए हैं हिसार से। राजेंद्र जी, स्वागत है आपका। आनंद बाबू नमस्कार, और डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। नमस्कार। मेरे मन में आशंका ये दूर करना चाहूंगा कि जैसे कोरोना सबका टीका लग जाता है, फिर भी अगर कोरोना रहता है तो क्या फिर इसके बाद कौन सी मतलब दवाई चलेगी, या इसके बारे में जानना। जी डॉक्टर धमीजा। पहले तो महेश जी का जो उन्होंने बात रखी कि आपका जो कार्यक्रम है काफी ज्ञानवर्धक है, तो मैं आपके माध्यम से श्रोताओं को ये भी बताना चाहता हूँ कि आपका ये जो कार्यक्रम है ये 500 से भी ज्यादा एपिसोड इसके आ चुके हैं। हम भी इससे जुड़े हुए हैं पिछले 18 महीने से, और आप लोग जो आपके प्रोड्यूसर्स, आपके स्टाफ और आपका जो पूरा आकाशवाणी परिवार जो है, उनका योगदान कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। कोरोना की जानकारी और अवेयरनेस की जो उनकी कंट्रीब्यूशन है, तो ये कार्यक्रम यहाँ तक पहुँच पाया, इसमें आप जैसे स्वास्थ्य विशेषज्ञों का भी उतना ही महत्वपूर्ण योगदान है। जहाँ तक इनका प्रश्न है कि वैक्सीन के बाद अगर किसी को कोविड होता है तो वैक्सीन जो लगाई जाती है उसका एक ही मकसद है कि कम से कम लोग जो हैं हॉस्पिटल में पहुंचे। अगर हम सबको वैक्सीन लगती है तो हम पूर्णतया इस बात से निश्चिंत हैं कि अगर हमें कोरोना होता भी है तो बहुत माइल्ड होगा, हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत कम लोग सीवियर इन्फेक्शन से आगे जाएंगे, और ऑलमोस्ट 100% जो आपको गारंटी है कि आप जो है एटलीस्ट हम सब लोगों को जिनको कोरोना अगर होता है तो उनकी डेथ नहीं हो सकती है। तो वैक्सीन बहुत इंपॉर्टेंट है हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ को प्रिवेंट करने के लिए। अगर इन्फेक्शन होती है तो माइल्ड होगी, तो आप निश्चिंत रहें और वैक्सीन लगवाएं, और वैक्सीन लगवाने के बाद कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और जो प्रोटोकॉल सरकार ने बनाए हैं कोविड से बचने के लिए उन सबका पालन करते रहें। छत्तीसगढ़ से इंद्रभान जी जुड़ गए हैं। इंद्रभान जी, स्वागत है आपका। नमस्कार सर, मैं चिरमिरी कुरासिया कॉलोनी जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ। जी नमस्ते सर, प्रश्न ये है सर जी, हृदय रोग से संबंधित लक्षण जैसे सांस फूलना, छाती भारी रहना, छाती में दर्द होने पर हृदय से संबंधित प्रारंभिक जांच ईसीजी क्या अवश्य करा लेना चाहिए? ये जानना चाह रहे हैं कि क्या इस तरह का जो मामला है वो कोरोना से जुड़ा हो सकता है, और क्या ईसीजी करवाने से कुछ राह साफ होगी? आनंद जी, जहाँ तक मैं समझ पाया कि इनका प्रश्न ये है कि अगर छाती में दर्द है या हृदय रोग संबंधित इनको लक्षण है, चाहे वो सांस फूल रहा है, तो उसमें जो है तुरंत अस्पताल में जाना चाहिए, और हॉस्पिटल में ईसीजी तो करेंगे ही, उसके साथ साथ बाकी के ब्लड टेस्ट करके भी उसकी जांच की जाती है कि कहीं ये माइल्ड या मॉडरेट हार्ट अटैक तो नहीं है, और उससे जो है तुरंत उसका इलाज होना चाहिए। और ये टाइम विंडो जिसको हम बोलते हैं कि एक स्पेसिफिक टाइम विंडो है जिसके दौरान हम दवाइयां देते हैं, और अगर ऐसा किसी को होता है तो तुरंत अपने डॉक्टर के पास हॉस्पिटल में जाएं और अपना जांच कराएं ताकि पता लगे कि ये जो छाती का दर्द है वो क्यों है, और ये हृदय की बीमारी है या कोई और सांस की बीमारी है। तो ये इम्पोर्टेंट चीज है। और कोरोना में भी देखा गया है कि आपको खांसी के साथ साथ बुखार भी हो सकता है और साथ में सांस भी फूल सकती है। तो कोरोना एक अलग चीज है। अगर बुखार नहीं है फिर भी अगर आपको छाती में दर्द होता है तो आप तुरंत हॉस्पिटल जाएं और अपनी जांच कराएं। गुरुग्राम से शकील अहमद जी जुड़ गए हैं। शकील जी, स्वागत है आपका। हेलो जी, सवाल पूछिए। नमस्कार सर। नमस्ते। आवाज थोड़ी कम आ रही है। आप अपना सवाल पूछिए। सर, मेरा सवाल ये है कि
जैसे कोई भी संक्रमित व्यक्ति कोरोना से संक्रमित है, किसी भी चीज को छू लेता है, जैसे लकड़ी की हो या लोहे की या प्लास्टिक की किसी भी चीज को, तो क्या उसकी छुई हुई जगह पे संक्रमण रह जाता है? अगर जो रह जाता है तो कितनी देर तक रहता है? मेरा ये सवाल है बस। जी डॉक्टर धमीजा। ये कोरोना जो वायरस का संक्रमण है वो ज्यादातर ड्रॉपलेट से और एरोसोल से फैलता है। ये ज्यादातर 80 से 85% जो फैलने का रास्ता है वो सांस के थ्रू, जो ड्रॉपलेट जिसको हम बोलते हैं, छोटे छोटे जो कण हैं वायरस के, या एरोसोल के माध्यम से है। लेकिन ये भी देखा गया कि कुछ प्रतिशत लोगों में जो सतह पर हम जो पर टच करते हैं या हाथ लगाते हैं उस पे भी कुछ समय तक रह सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि किस सतह पर आपने हाथ लगाया, चाहे वो स्टील की है, सीमेंट की है, लकड़ी की है। तो इसीलिए हम बार बार ये कहते हैं कि हैंड हाइजीन आप अवश्य रखें। अगर आपको बाई चांस वहां पे आपका हाथ लगा है तो आप हाथ को बार बार धोएं, साबुन से धोएं या फिर अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर से धोएं। और हम ये भी कोरोना के पेशेंट्स को मशवरा देते हैं, सलाह देते हैं कि वो आइसोलेशन में रहें, अलग कमरे में रहें, अलग बाथरूम का यूज करें ताकि वो दूसरे लोगों के संपर्क में कम से कम आए। जी बिल्कुल, एहतियात बहुत जरूरी है और सावधानी के जरिए ही हम कोरोना संक्रमण से बचे रहने में सफल हो सकते हैं। कार्यक्रम में अगले कॉलर जुड़ गए हैं, उत्तर प्रदेश से अमित जी हैं। अमित जी स्वागत है और संक्षेप में अपना सवाल पूछिए, समय कम रह गया है। सर जी नमस्कार। नमस्ते सर जी, मेरा सवाल ये है जी कि मेरी मम्मी है, मम्मी को बीपी हाई रहता है जी, क्या उनको वैक्सीन लग सकती है? नहीं जी डॉक्टर धमीजा। वैक्सीन लग सकती है, अपना ब्लड प्रेशर जरूर चेक कराएं और जिस दिन आपको वैक्सीन लगनी है उस दिन भी दवाई खाएं ब्लड प्रेशर की। और आजकल वैक्सीनेशन सेंटर्स पर जो है ये सुविधा रखी गई है कि इनका बीपी चेक करें और बहुत ज्यादा बीपी होने पर उनका वहां पे इलाज भी कर सकते हैं। लेकिन वैक्सीन लगने के लिए कोई मनाही नहीं है कि अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज हैं या दवाई खा रहे हैं तब भी आपको वैक्सीन लगवानी चाहिए। वैक्सीन आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि आपको कोमॉर्बिड कंडीशन या और भी बीमारी है और उसमें आपको रिस्क ज्यादा है। तो इन सब चीजों को बचने के लिए आपको भी वैक्सीन लगवानी चाहिए, आपके मम्मी को लगवानी चाहिए और वो जो है इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर धमीजा, चलते चलते हमारे श्रोताओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आपके माध्यम से यही अपील करता हूं कि आने वाले 2 महीने जो है बहुत क्रूशियल हैं, त्योहारों का मौसम है और जैसे जैसे सुविधाएं और छूट मिल रही है लोगों को, जैसे जैसे ट्रैवल बढ़ रहा है, तो ये संयम रखने की और अनुशासन रखने की जरूरत है, पहले से ज्यादा जरूरत है। तीसरी लहर से हम तभी बच सकते हैं अगर हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जितने टाइम से हम अनुशासन में कर रहे हैं उसको जारी रखें और भीड़ भाड़ वाली जगह पर ना जाएं जब तक कि बहुत जरूरी ना हो, और रिस्पॉन्सिबल ट्रैवल करें और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ही त्योहारों को मनाएं। और जब भी आपका नंबर आए, जब भी आपको सुविधा हो तो वैक्सीनेशन जरूर लगाएं, तभी हम तीसरी लहर से बच सकते हैं। डॉक्टर धमीजा, आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे थे कि आप जहां भी जाएं मास्क जरूर लगाएं, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, अपना हाथ और मुंह बार बार साबुन पानी से धोते रहें, कोविड टीका जरूर लगवाएं और सुरक्षित दूरी का पालन भी करते रहें। जहां जहां पाबंदियां खुल रही हैं, रियायतें मिल रही हैं, वहां ये बिल्कुल भी न समझें कि कोरोना संक्रमण खत्म हो चुका है और जीवन वापस पुरानी तरह पटरी पर लौट आया है। कोविड नियमों का पालन बेहद जरूरी है। जीवन पटरी पर लौट रहा है, ये अच्छी बात है, लेकिन अगर कोविड प्रोटोकॉल के साथ आप आगे बढ़ेंगे तो आप संक्रमण मुक्त रहेंगे, आपका परिवार खुशहाल होगा, समाज भी खुशहाल होगा और देश भी आगे बढ़ेगा। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर राजेंद्र के धमीजा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।